गुड इवनिंग भाई। आवाज आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। वॉइस क्लियर है? एक बार बता दो जल्दी से। वॉइस क्लियर और सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दो एक बार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर है वॉइस? सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? कोई डाउट? यस सर, ठीक है, सब क्लियर। पैसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, कैसे कर सकते हैं? कराऊंगा ना, तब आएगा समझ में। अभी जो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ उसको सॉल्व करो। जो ग्रुप में पैसेज डाल रहा हूँ उसको सॉल्व करो, ठीक है? व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आज भी डाला था ना एक, उसको सॉल्व करो। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। चलो चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है? जिसके अंदर यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम अगर एक साथ आते हैं तो कैसे इसको हम अरेंज करते हैं, ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है भाई? ऑल क्लियर? चलिए। इफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर एक ही सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम अगर आ जाए तो उसमें आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था। जो ऑर्डर होता है वो होता है एमपीटी, यानी कि पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। पहले मैनर, फिर प्लेस, उसके बाद क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, ही डांस्ड ब्यूटीफुली, ये मैनर है। लास्ट नाइट, ये टाइम है। एट द फंक्शन, ये क्या है, प्लेस है। तो गलत दे रखा है, एमपीटी होना चाहिए, ये एमटीपी दे रखा है। तो ये आना चाहिए इधर और ये आना चाहिए इधर। शी सैंग इन द टाउन हॉल, इन द टाउन हॉल आपका क्या है, प्लेस है। वेल आपका क्या है, मैनर है। लास्ट नाइट क्या है, टाइम है। पूरा उल्टा पुल्टा दे रखा है, यानी कि पहले आना चाहिए मैनर को, फिर आना चाहिए प्लेस को, और उसके बाद टाइम अपनी जगह पर ठीक है। आई वेंट एट 8 PM टू हिज हाउस, यहां पर दे रखा है टाइम और यहां पर दे रखा है आपको प्लेस, यानी कि टीपी। तो अगर मैनर नहीं है, अगर टी और पी है तो टीपी नहीं होगा, पीटी होगा। तो पहले होना चाहिए पी, यानी कि टू इज हाउस, उसके बाद होना चाहिए एट 8 PM, ठीक है? यानी कि इनको आपस में बदल देना था। यहां तक क्लियर है भाई? हाँ, जय श्री राम भाई। अरे भाई, नोटिफिकेशन के लिए बोल दिया है, क्यों इतने उतावले हो रहे हो? तुम्हें दिख गई ना क्लास 6:30 बजे, तुम आ गए ना, क्लास ज्वाइन कर ली है ना, पढ़ लो आराम से। नोटिफिकेशन के लिए बोल दिया है मैंने, एप्लीकेशन के काम को होने में समय लग जाता है, ठीक है? मैंने बोल दिया नोटिफिकेशन के लिए, नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा, वो उसका सोल्यूशन आज आज में हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। यहां तक समझाया था, ये देख लो, अगर इसमें कोई डाउट है तो एमपीटी। अब इसके बारे में एक बात और बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। नोट में एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स बिफोर एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि देखो, नॉर्मल केस में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एमपीटी होता है। एमपीटी अभी मैंने आपको पढ़ाया, नॉर्मल केस में एमपीटी होता है ना, यानी कि जो मैनर है हमेशा प्लेस से पहले आता है नॉर्मल केसेस के अंदर। बट इफ द वर्ब इज अ वर्ब ऑफ मोशन, लेकिन अगर मान लो जो वर्ब है सेंटेंस में, अगर वो क्या है, वर्ब ऑफ मोशन। वर्ब ऑफ मोशन का मतलब ऐसे वर्ब जो मोशन को बताते हैं, गति को बताते हैं। और वो कौन कौन से हैं, जैसे गो हो गया, कम हो गया, अराइव हो गया, रीच हो गया। मेन आप ये 4 याद करके चलो, गो, कम, अराइव और रीच। ये सारे क्या है, मोशन वाले वर्ब्स हैं। क्या बोला मैंने, गो, कम, अराइव और रीच। अगर ये वर्ब्स आ जाए, सो द ऑर्डर बिकम्स
PMT। देखो नॉर्मल केस में ऑर्डर क्या होता है MPT, लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ब आ जाए तो ऑर्डर क्या बन जाता है PMT, यानी कि P और M जो है ये आपस में बदल जाते हैं और T तो लास्ट में ही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। अगर इनमें से कोई वर्ब आ जाए सेंटेंस में तो पहले मैनर फिर प्लेस नहीं आएगा, अब क्या आएगा, पहले प्लेस फिर मैनर, यानी कि ये चीज पलट जाती है। समझ में आ गया? कब? जब ये चारों में से कोई वर्ब आपको दिखाई दे जाए, तो ऐसे में पहले प्लेस उसके बाद मैनर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी वेंट देयर सीक्रेटली। शी वेंट, देखो ये वेंट क्या है, ये गो का ही सेकंड फॉर्म है, गो का ही सेकंड फॉर्म है ना वेंट। तो मैंने क्या बोला, जब गो, कम, अराइव और रीच आ जाए तो ऐसे में क्या करना होता है, देखो पहले प्लेस है, देयर क्या है, प्लेस है, और सीक्रेटली क्या है, मैनर है। हाँ कि ना भाई? जाने के तरीके को बता रहा है कि कैसे गया, सीक्रेटली, यानी कि चुपचाप गया, है ना, सीक्रेटली। तो पहले प्लेस फिर मैनर, यानी कि ठीक है। इसको एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा, शी वेंट सीक्रेटली देयर, ऐसे आपको दे देगा एग्जाम में, और आप गलत करके आओगे क्योंकि आपको लगेगा पहले मैनर आना चाहिए, सीक्रेटली देयर ये दे रखा होगा, और आप इसको गलत करके आ जाओगे टिक, आपको लगेगा नो एरर, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये गलत है। पता लग गया क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले दे रखा है मैनर और फिर दे रखा है यहाँ पर आपको प्लेस, जो कि गलत है। यहाँ पर होना चाहिए PM ना कि MP, ठीक है। ऐसी आई रीच्ड स्टेशन, देखो रीच की सेकंड फॉर्म है ना, रीच। आई रीच्ड स्टेशन क्विकली यस्टरडे, देखो ये क्विकली क्या है, ये स्टेशन क्या है, प्लेस है, ये क्विकली क्या है, मैनर है। तो देखो PM बिल्कुल ठीक है, PM, और T भी है तो T लास्ट में चला जाएगा, PMT, ठीक है। आई रीच्ड स्टेशन क्विकली यस्टरडे। ऑल क्लियर? यहां तक में कोई डाउट है? मैनर, प्लेस और टाइम अगर एक साथ दे दे तो किस तरीके से करना होता है, मैंने आपको बताया। नॉर्मल केस के अंदर आपको करना होता है MPT, लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ब ऑफ मोशन आ जाए तो ऐसे में आपको MPT की जगह करना होता है PMT, यानी कि जो M और P है ये पलट जाते हैं आपस में, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है भाई? याद रख लोगे? आगे बढ़ो। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ कई सारे एडवर्ब्स आ जाए, जरूरी थोड़ी कि मैनर, प्लेस, टाइम ही एक साथ आ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला भी आ जाता है कभी कभी साथ में। तो अगर ये सारे एडवर्ब्स एक ही सेंटेंस में आपको दिखाई दे जाए, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और पर्पस, तो ऑर्डर आपका ये रहेगा, पहले M यानी कि मैनर, फिर प्लेस, उसके बाद आपको पता है देखो MPT तो आपको याद ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। MPT जो नॉर्मल केस में होता है, मैंने आपको बताया ना, नॉर्मल केस में जो होता है वो क्या होता है, MPT, ये याद रखो। नॉर्मल केस में MPT होता है, तो ये तो आपको याद ही है ना, MPT। आपको बस याद क्या रखना है, इसके अंदर MPT है, बस P के बाद क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी भी दे दे आपको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी अगर आपको दे दे, सेल्डम, रेयरली, नेवर, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी होता है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा टाइम से पहले, और लास्ट में आ जाएगा पर्पस। पर्पस बेसिकली क्या होता है, पर्पस का मतलब कि किसी काम को करने का आपका पर्पस क्या है, समझ में आ रहा है? उसको हम बोलते हैं पर्पस, कि कोई काम अगर आपने किया तो क्यों किया। तो अगर पर्पस भी दे रखा है सेंटेंस के अंदर तो पर्पस आ जाता है लास्ट में, यानी कि एडवर्ब का सीक्वेंस आपका ये रहने वाला है, MPT, ये तो आपको याद ही है, बस बीच में क्या आ जाएगा, F आ जाएगा T से पहले, ठीक है। और पर्पस अगर है तो पर्पस आ जाएगा लास्ट में। इज दैट क्लियर? ऑल क्लियर? देखिए आगे, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई हैड टू रन फास्ट, ये फास्ट क्या है आपको पता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। भाई फास्ट के बारे में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे क्या समझते हैं कि देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, जब आप एक नाउन में ly लगा देते हो, जब आप एक नाउन में ly लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका एडजेक्टिव। वो क्या बन जाता है आपका, एडजेक्टिव बन जाता है। और जब आप एक एडजेक्टिव में ly लगा देते हो, इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एक एडजेक्टिव में ly लगा देते हो तो वो आपका बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है, एडवर्ब। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं बोलूं बॉडी, तो बॉडी क्या है, एक नाउन है, और इसी में अगर मैं ly लगा दूं, y को हटाकर, मतलब ऐसे कर दूं, बॉडीली, y की जगह I और ly, बॉडीली, तो ये अगर नाउन है तो नाउन में ly लगाने से क्या बना, ये बना आपका एडजेक्टिव। क्या बना आपका, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं बोलूं स्लो, तो स्लो क्या है, स्लो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो अगर एडजेक्टिव में ly लगा दूं, मैं इसको कर दूं स्लोली, तो एडजेक्टिव में ly लगा दूं तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब हम एक नाउन में ly लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है, और जब हम एक एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सर फास्ट जो है ना, फास्ट, ये तो सर एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो अगर मैं इसमें ly लगा दूं, अगर मैं कर दूं फास्टली, मैं क्या कर दूं, फास्टली, तो सर ये एडवर्ब बन गया,
लेकिन ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि फास्टली जो है कोई वर्ड ही नहीं होता। ये जो फास्ट है यही अपने आप में एडजेक्टिव होता है और यही अपने आप में एडवर्ब भी होता है, ध्यान रखना। फास्ट जो है अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम करता है और अपने आप में एडवर्ब का भी काम करता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, क्लियर है? हाँ, फास्टली कुछ होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है, याद रखना। देखो ना, किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो, जैसे मैं बोलूँ क्लियर, तो क्लियर अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो क्लियरली, तो ये बन गया आपका एडवर्ब। और ऑलमोस्ट अधिकतर जो एलवाई वाले एडवर्ब होते हैं, मतलब एलवाई लगाकर जो ऑलमोस्ट एडवर्ब बनते हैं वो सारे मैनर वाले होते हैं। मतलब अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि एल वाई लगा के जो एडवर्ब बनता है वो सारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ऑल क्लियर? जैसे मैं बोलूँ मैन, तो मैन क्या है? मैन अपने आप में एक नाउन है। अगर मैं मैन में एल वाई लगा दूं तो मैंने क्या बताया, जब नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव। इस चीज को अगर याद रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर नाउन में एल वाई लगा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा। और वो जो एडवर्ब बनेगा, अधिकतर ऐसे केसेस में देखा गया कि जो एल वाई वाला एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करता है। ठीक है, तो आई हैड टू रन फास्ट, तो यहां पर जो फास्ट है वो क्या है, बेसिकली एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये रन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आई हैड टू रन फास्ट मतलब मुझे तेजी से भागना पड़ता था, तो यानी कि जो फास्ट है ये रन को क्वालिफाई कर रहा है। रन एक वर्ब है और जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब होता है। आपको पता होगा, मैंने बता रखा है एडवर्ब की जब डेफिनेशन मैंने कराई थी कि एडवर्ब क्या करता है, किस किस को क्वालिफाई करता है। वैसे तो ये कंजंक्शन को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है, पूरे सेंटेंस को भी करता है। मेन आप 3 चीजें याद रखो, और याद रखने का तरीका बहुत आसान है, इसी में से निकाल लोगे। देखो इसमें क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है तो एडवर्ब एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। एड आ रहा है तो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ठीक है, और पूरा मिलकर एडवर्ब बन रहा है तो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। बहुत आसान है, याद रखना। समझ में आया? एक एडवर्ब जो है एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। सिंपल। तो यहां पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो मतलब ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है जो फास्ट है। समझ में आया? क्योंकि रन करने का तरीका है ये। आई हैड टू रन फास्ट टू द कोचिंग सेंटर, ये जो टू द कोचिंग सेंटर है ये प्लेस को बता रहा है कि नहीं बता रहा है भाई? हाँ कि ना भाई? फास्ट आपका मैनर है, टू द कोचिंग सेंटर आपका प्लेस है, एवरी डे ये क्या है, आपका टाइम है। हाँ कि ना? ये आपका टाइम है, एवरीडे आपका क्या है, टाइम है। आफ्टर सॉरी एवरीडे फ्रीक्वेंसी है। एवरीडे क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी हो गया ना, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, क्योंकि काम करने की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा हूं एवरीडे अगर मैं बोल रहा हूं तो। ठीक है, आफ्टर द वर्क, आफ्टर द वर्क ये आपका हो गया टाइम। आफ्टर जो आफ्टर बिफोर ये सब टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं ना। टू ज्वाइन द लाइव क्लास, लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए ये क्या दिखा रहा है, पर्पस को। ये क्या दिखा रहा है, पर्पस को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, पर्पस को दिखा रहा है। समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? दोबारा से देखो, सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, और लास्ट में क्या है, पर्पस। तो देखो क्या मैंने सीक्वेंस सही लिखा है? पहले मैनर होना चाहिए, मैनर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लेस होना चाहिए, प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टाइम होना चाहिए, तो भैया यहाँ पर टाइम भी है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद होना चाहिए आपका पर्पस, अगर है तो लास्ट में, तो पर्पस लास्ट में, यानी कि दिस सेंटेंस इज करेक्ट। मजा आया? समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? आया समझ में? तो अगर ये सारे एडवर्ब दे रखे हैं तो सीक्वेंस आपका होना चाहिए। एमपीटी तो आपको याद ही है, टी से पहले एफ लगा दो। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पर्पस को एम्फेसाइज करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पर्पस है ना, हमें इसको एम्फेसाइज करना है, मतलब पर्पस की ही मेन रूप से बात करनी है कि मेन हमें पर्पस पे जोर देना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्पस है ना ये उठ के चला जाएगा सबसे शुरू में, और बाकी का सीक्वेंस वही रहेगा। MPFT, पर्पस जो है शुरू में चला जाएगा, बाकी सारा सीक्वेंस वही। जैसे मान लो इसकी मीनिंग क्या है, आई हैड टू रन फास्ट टू द कोचिंग सेंटर, मुझे तेजी से दौड़कर कोचिंग सेंटर जाना पड़ता था, एवरीडे रोजाना, आफ्टर द वर्क काम के बाद, टू ज्वाइन द लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए। अब ये जो पर्पस है, मान लो मेरे को इसको मेन बनाना है, इसको एम्फेसाइज करना है, तो इसको मैं पहले लिख दूंगा टू ज्वाइन द लाइव क्लास, ये हो गया आपका पर्पस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर्पस अगर शुरू में आ भी जाए तो।
लेकिन बाकी का सीक्वेंस यही रहना चाहिए। तो देखो पहले मैनर है ना उसके बाद टू द कोचिंग सेंटर यानी कि प्लेस, MP, उसके बाद F फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपका F, और उसके बाद हो गया आपका ये टाइम। तो बाकी का सीक्वेंस वही है MPFT MPFT। समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? जिसको ये वाली स्लाइड समझ में आ गई एक बार क्लियर लिख के बोल दो, टाइप करके बता दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जल्दी बताइए फटाफट। क्लियर है भाई सभी को? क्लियर भैया? ठीक है। क्लास रुक रहा है बीच बीच में? वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे, कहाँ पे? वेबसाइट पे रुक रहा है, एप्लीकेशन पे रुक रहा है, कहाँ पे रुक रहा है? पर्पस का मतलब कारण। जैसे भाई यहाँ पर अगर मैंने बोला कि मुझे डेली काम के बाद भागना पड़ता था जल्दी जल्दी, ठीक है, तो क्यों भागना पड़ता था? ये है ना लिखा है, टू ज्वाइन द लाइव क्लास। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए, ये पर्पस ही तो है। मतलब ये जो काम यहाँ पर हो रहा है तेजी से भागना, ये काम क्यों हो रहा है? लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो ये आपका पर्पस हो गया। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एक्सटेंट आपको पता है, ये वो एडवर्ब्स होते हैं जो किसी काम की हद को बताते हैं या किसी एडजेक्टिव की हद को बताते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने मैसेज कर दिया मैंने टीम को, हो जाएगा ठीक। चलो देखो, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एक्सटेंट आपको पता है, जो हद को बताते हैं, या फिर कह सकते हो आप किसी चीज की डिग्री को बताते हैं, एक्सटेंट को बताते हैं। जैसे मैं बोलूँ शी इज ब्यूटीफुल, तो या तो मैंने सिंपल बोला शी इज ब्यूटीफुल। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल होने की हद को बता रहा है कि ब्यूटीफुल कितनी है, बहुत है। ठीक है, तो वेरी क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या डिग्री। ठीक है, तो ये हम कहाँ लगाते हैं देख लो, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब दैट दे मॉडिफाई। मतलब जिस एडजेक्टिव को या जिस एडवर्ब को या जिस वर्ब को ये क्वालिफाई करते हैं उससे पहले आ जाते हैं। सिंपल याद रखो, जिस एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब को ये क्वालिफाई करते हैं उससे पहले आ जाते हैं, जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। समझ में आया? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जिससे क्वालिफाई करते हैं उसके पहले यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, रमन इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर जो वेरी है वो इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है? हाँ कि ना? इंटेलिजेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो अपने आप में एडवर्ब है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो जिसको क्वालिफाई करेगा उसके पहले आ जाएगा वेरी इंटेलिजेंट। ये तो देखो इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं थी।
ऐसा आप में से कोई नहीं होगा जो उसको ऐसे लिख दे ही इज इंटेलिजेंट वेरी। अगर ऐसा लिख रहे हो तो भाई जय श्री राम। ही इज इंटेलिजेंट वेरी, ये तो कोई नहीं लिखेगा मेरे हिसाब से, ये सबको पता होगा ही इज वेरी इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। ही इज टॉल इनफ, अच्छा इनफ जो है ना ये एक एक्सेप्शन है, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट है। एडवर्ब ऑफ क्या है, एक्सटेंट या डिग्री है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। और मैं इसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये जो होता है ना जिसको क्वालिफाई करता है उसके पहले नहीं आता बल्कि उसके बाद में आता है। ये एक्सेप्शन है, देखो यहाँ लिखा भी मैंने, एक्सेप्शन है ये, कि ये क्या करता है, जैसे टॉल को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, किसको क्वालिफाई कर रहा है, टॉल को। टॉल अपने आप में एडजेक्टिव है, तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब है, लेकिन देखो इसके बाद आ रखा है, यानी कि ये जिसको क्वालिफाई करेगा ना उसके बाद आता है। मैंने आपको बताया था कि इनफ एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब दोनों का काम करता है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, दोबारा इसको नहीं बताने वाला मैंने समझाया था कि इनफ जो है एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, एक एडवर्ब का भी काम करता है। अगर एडजेक्टिव है, अगर इनफ एक एडजेक्टिव है तो हमेशा उस नाउन के पहले आएगा जिसको क्वालिफाई करेगा, ये उस केस में पहले आएगा ये। लेकिन अगर इनफ एक एडवर्ब है तो उस वर्ब या एडजेक्टिव के बाद में आएगा जिसको क्वालिफाई करेगा। तो यहां पर ये टॉल को क्वालिफाई कर रहा है तो टॉल के बाद में आया, ठीक है। थैंक यू, आई एम कंप्लीटली फाइन, कि मैं फाइन यानी कि मैं ठीक तो हूं, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, फाइन, ये कर रहा है आई को क्वालिफाई, मतलब प्रोनाउन को क्वालिफाई। तो जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। और मैं फाइन कितना हूं, पूरी तरीके से, यानी कि कंप्लीटली जो है फाइन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट है, क्योंकि ये मेरे फाइन होने की हद को बता रहा है कि कितना फाइन हूं, पूरा फाइन हूं। तो जिसको क्वालिफाई करेगा उसके पहले, लिखा है ना ऊपर, जिसको क्वालिफाई करेगा उसके पहले। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री या एक्सटेंट जो होता है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है एक ऐसा नियम जो बाकी नियम से मेल नहीं खाता, जो बाकी नियम से हटके है, जिसके ऊपर कोई नियम अप्लाई नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं, अपवाद। जो बाकी नियम, जो मतलब जो नॉर्मल नियम्स होते हैं, जो कॉमन रूल्स होते हैं, उनको अपने साथ में वो कैरी नहीं करता, सबसे अलग चलता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इनफ है ये एक्सेप्शनल केस है, यानी कि ये जो होता है ना ये एडजेक्टिव के बाद में आता है। बाकी जो एडवर्ब्स ऑफ एक्सटेंट या डिग्री हैं वो एडजेक्टिव से पहले आते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव के बाद आता है, ठीक है। ऑल क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अगला है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन नेगेशन, बताया था मैंने, ये जो शब्द हैं जो हाँ या ना को दिखाते हैं, जैसे नॉट या नेवर नेगेशन को दिखा देंगे, सर्टेनली, डेफिनेटली, एग्जैक्टली, ये सब अफर्मेशन को दिखा देंगे। किसी भी सेंटेंस से जब हम ये लगाते हैं तो अफर्मेशन या नेगेशन को दिखाता है। मैंने समझाया था कि एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन नेगेशन क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि देखो सारी चीजें मैंने बेसिक में इसीलिए क्लियर कर दी थी ताकि इसमें मैं दोबारा से आपको ना समझाने बैठूं कि एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन नेगेशन क्या है। अगर दोबारा समझाने बैठूं तो पहले की क्लास को कोई फायदा नहीं है भाई, है ना। इन सबको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन नेगेशन, आर यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। बहुत सिंपल है, ऐसे याद रखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले या बीच में यूज होगा, यहां पर यूज होगा, ये सिंपल ऐसे याद रखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, ठीक है। भाई मैंने कर दिया मैसेज, जो बच्चे बोल रहे हैं क्लास रुक रही है, ये शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्या है। चलो आगे देखें, तो ये कहां पर आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है, और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले, इसको याद रखना, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब और बिफोर द मेन वर्ब। यू विल डेफिनेटली, देखो डेफिनेटली क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, और जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों हो। अगर सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद।
अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले, अगर दोनों है तो दोनों के बीच में। ठीक है, दे आर नॉट, देखो नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले, दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, कि वो ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। ठीक है, शी विल सर्टेनली डू दिस फॉर यू, देखो सर्टेनली क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में, आगे बढ़े। यूजेस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स, ये याद रखो। अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब खत्म हो गया आपका। मैंने जो कहा था कि देखो, मैंने आपको पता है एडवर्ब को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले मैंने बताया था, डेफिनेशन बताऊंगा आपको, जो कि मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कितने प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। मेनली मैंने इसमें 3 प्रकार आपको बताए थे, सिंपल, इंटरोगेटिव और रिलेटिव, तो वो पूरा मैंने पढ़ा दिया है। तीसरा मैंने बोला था पढ़ाऊंगा आपको पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और चौथा मैंने आपको बोला था, मैंने क्या बोला था, डिफरेंट जो एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स, यूजेस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स, मतलब कुछ अलग अलग एडवर्ब्स हैं, उनके यूजेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन यहां से और यहां से बनते हैं। और पांचवा मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट, क्या बताया था मैंने, रूल्स, क्या बताया था मैंने, रूल्स, क्वेश्चन यहां से भी बनता है। ठीक है, तो ये और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। पोजीशन ऑफ एडवर्ब आपका अभी खत्म हो गया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स, यूजेस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स। ऑल क्लियर, समझ में आया भाई, हाँ कि ना? देखो, ये कुछ एडवर्ब्स हैं, शायद आपने पहले देखा हो ना देखा हो। देखो, सेल्डम, इफ एवर, ये पूरा पेयर है, याद रखना, सेल्डम और नेवर, लिटल इफ एनीथिंग, लिटल और नथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूरा पेयर याद रखना। एग्जाम में क्या दे देगा पता है आपको, एग्जाम में दे देगा सेल्डम और एवर, ऐसे दे देगा आपको, सेल्डम और एवर, आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया मान लो, तो आप अच्छे से जानते हो कि क्या है ये क्या है, गलत है। सेल्डम और एवर नहीं होता, अगर सेल्डम और एवर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर और नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इफ आएगा। या फिर आपको दे देगा ऐसे, सेल्डम इफ नेवर, सेल्डम इफ नेवर, तो आपको पता है ये भी गलत है। गलत होने का रीजन, अगर सेल्डम और नेवर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर इफ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, और आएगा। ठीक है, तो ये पेयर याद रखना पूरा अच्छी तरीके से। मीनिंग क्या है वो मैं भी आपको समझा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेयर याद रखना, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, लिटल इफ एनीथिंग, लिटल और नथिंग। मीनिंग देखो क्या है, सेल्डम इफ एवर जो है ये अपने आप में पॉजिटिव मीनिंग आपको देता है। कैसी मीनिंग देता है, पॉजिटिव, यानी कि इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस दे, जो पॉजिटिव मीनिंग दे, वहां पर इसको यूज करना होता है। और इसकी मीनिंग क्या आती है, इसकी मीनिंग आती है समटाइम्स, यानी कि कभी कभी। जैसे मैं बोलूं कि आई सेल्डम इफ एवर गो देयर, आई सेल्डम इफ एवर, आई सेल्डम इफ एवर गो देयर, मतलब मैं वहां पर कभी कभी जाता हूं, समटाइम्स, मैं वहां पर कभी कभी जाता हूं, कम जाता हूं लेकिन हाँ कभी कभी जाता हूं। और सेल्डम और नेवर, देखो नेवर आगे इसे याद रखना कि ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जिस सेंटेंस का सेंस नेगेटिव हो, जिस सेंटेंस का सेंस क्या हो, नेगेटिव, ये वहां पर यूज होता है। इसकी मीनिंग क्या आती है, ऑलमोस्ट नेवर, मतलब लगभग कभी नहीं। अगर मैं बोलूं ना कि आई सेल्डम और नेवर गो देयर, मतलब मैं वहां कभी नहीं जाता, मैं वहां कभी नहीं जाता। आई सेल्डम और नेवर गो देयर, आई सेल्डम और नेवर गो देयर, मतलब अगर जाता भी होऊंगा तो साल में मुश्किल से एक बार, तो वो ना के बराबर हो गया ना। तो आई सेल्डम और नेवर, या तो कभी कभी या कभी नहीं, तो इसका लगभग जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, ऑलमोस्ट नेवर, कि लगभग कभी नहीं, लगभग कभी नहीं। लिटिल इफ एनीथिंग, ये अपने आप में पॉजिटिव सेंस देता है। देखो जहां पर प्लस है वो क्या है, पॉजिटिव है, जहां पर माइनस है वो नेगेटिव है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है अलिटल, यानी कि थोड़ा, थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ। ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग देता है। लिटिल और नथिंग, ये नेगेटिव मीनिंग देता है, ये नेगेटिव सेंस रखता है, तो नेगेटिव में यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। इसका मतलब होता है लिटिल, लिटिल का मतलब आप अच्छे से जानते हो, मैंने पढ़ा रखा है एडजेक्टिव में, ना के बराबर। लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, मतलब नेगेटिव है। अलिटल का मतलब थोड़ा या कुछ, और ना के बराबर, लिटिल का मतलब ना के बराबर, लिटिल का मतलब ना के बराबर। आया समझ में, ये समझ में आया आपको, ये पेयर याद रखना। ठीक है, और इनकी जो मीनिंग है वो याद रखना, कौन सा पॉजिटिव में यूज हो रहा है, कौन सा नेगेटिव में यूज हो रहा है, वो भी आप याद रखना। ऑल क्लियर भाई,
कोई दिक्कत अभी तक? बढ़े आगे। यहां तक क्लियर है? एक बार जल्दी कंफर्म करके बताओ, क्लियर लिख के बताओ अगर क्लियर है तो। सेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी, यानी कि मुश्किल से ही, शायद ही कभी। जल्दी बताइए, क्लियर है सबको यहां तक जो मैंने बताया? कोई डाउट है अभी तो बताओ। क्लियर? बहुत बढ़िया, बाकी बताइए। अ लिटल, और देखो भाई, अ लिटल का मतलब होता है थोड़ा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई हैव अ लिटल मनी, मतलब मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मतलब है वो भी कम, लेकिन कम से कम इतने हैं कि मैं बोल सकता हूँ कि थोड़े से हैं। अगर मैं बोलूँ आई हैव लिटल मनी, तो इसका मतलब मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं, मतलब कोई चीज़ इतनी कम मात्रा में हो कि वो ना के बराबर हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं लिटल। तो ये अपने आप में नेगेटिव सेंस आपको देता है, और ये अपने आप में आपको पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है लिटल, अ लिटल, द लिटल, पढ़ा रखा है ना? ठीक है, क्लियर है ये? चलो एग्जाम्पल देखो एक बार। वी सेल्डम और नेवर गो टू प्ले क्रिकेट। सेल्डम और नेवर, पहले तो आप देखो क्या ये पेयर ठीक है? सेल्डम और नेवर, आप कहोगे सर पेयर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक होता है सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर अभी पढ़ा है ना मैंने पीछे, और एक होता है आपका सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर। मीनिंग पता है आपको? पता है ये पॉजिटिव है और आपको पता है ये नेगेटिव है। ठीक है, मीनिंग जानते हो? इसका मतलब होता है कभी कभी, और इसका मतलब होता है मुश्किल से ही कभी, यानी कि मुश्किल से ही कभी, मतलब ना के बराबर, आप कह सकते हो ना, लगभग ना के बराबर। वी सेल्डम और नेवर गो टू प्ले क्रिकेट दीज डेज, कि आजकल हम कभी कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं या ना के बराबर क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो आप कहोगे सर ये वाला है ना, तो ना के बराबर क्रिकेट खेलने जाते हैं, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्योंकि हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मीनिंग सही दे रहा। अगर मान लो यहां पर ही देता कि सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर, अब क्या मतलब निकलता है इसका? कि वी सेल्डम इफ एवर गो टू प्ले क्रिकेट दीज डेज, कि आजकल हम कभी कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्योंकि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या ठीक होता दोनों में से? वो ठीक होता ये जो अभी मैंने लिखा है कि हम ना के बराबर क्रिकेट खेलने जाते हैं क्योंकि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सेंस वाइज अगर आप देखोगे तो सेकंड वाला जो है वो ज्यादा मैच कर रहा है, कि हम ना के बराबर जाते हैं क्योंकि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप एक सेंस निकालते हो तो सेंस यही बोलता है कि भाई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ना के बराबर जाते हैं, क्योंकि हम ये थोड़ी बोलेंगे कभी कभी जाते हैं क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पर ये क्या है, अपने आप में करेक्ट है। एग्जाम में बेसिकली क्या देता? सेल्डम और एवर दे देता आपको, ऐसे दे देता, मान लो आपको सेल्डम और एवर, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि सेल्डम और एवर का कोई पेयर नहीं बनता। सेल्डम के साथ अगर एवर है तो इफ आएगा, जैसे यहां पर इफ आता। समझ में आया? क्लियर? यहां तक में कोई डाउट नहीं? ही एट लिटल और नथिंग, लिटल और नथिंग, देखो एक मैंने क्या बताया, लिटल इफ एनीथिंग, देखो ये रहा लिटल इफ एनीथिंग, और एक क्या होता है लिटल और नथिंग। इसका मतलब होता है कुछ, और इसका मतलब होता है ना के बराबर। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा लिटल और नथिंग मतलब ना के बराबर, मतलब क्या निकला इसका? ना के बराबर, है ना? ही एट लिटल और नथिंग मतलब उसने ना के बराबर खाया था, दैट इज वाई, इसीलिए ही केम टू मी टू आस्क फॉर सम फूड, इसलिए वो मेरे पास आया कुछ खाना मांगने के लिए। तो मीनिंग वाइज तो बिल्कुल सही है कि उसने ना के बराबर खाया था, तभी तो मेरे पास वो आया खाना मांगने के लिए, ना के बराबर खाया था उसने। अगर इसकी जगह मैं लिख देता लिटल इफ एनीथिंग, अगर ऐसे लिख देता मैं लिटल इफ एनीथिंग, तो इसका मतलब क्या था कि उसने थोड़ा सा खाया था इसलिए वो मेरे पास खाना मांगने आया। तो वो मीनिंग, वो सेंस अच्छा नहीं दे रहा। अगर मैं बोलूं कि भाई उसने ना थोड़ा सा खाना खाया था इसलिए वो मेरे पास खाना मांगने आया था, नहीं, मैं क्या बोलूंगा? उसने ना के बराबर खाया था इसलिए वो मेरे पास खाना मांगने के लिए आया था। तो यानी कि मीनिंग वाइज दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, तो एक तो गलती देगा पेयरिंग में और एक गलती देगा सेंस वाइज।
अगर सेंस पॉजिटिव है तो क्या लगाना है मैंने बता दिया, अगर सेंस नेगेटिव है तो क्या लगाना है मैंने आपको बता दिया। इस चीज को आप याद रखें और आप उसकी हिंदी को बनाकर जरूर देखें, आप दिमाग में उसको ट्रांसलेट करो और आप देखो क्या ट्रांसलेशन सही है या गलत है। ऑल क्लियर भाई, कोई डाउट है? क्लियर, समझ में आया? कोनो दिक्कत समस्या? यहां तक में कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है? आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, ये यूजेस ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स, इसको हम लोग खत्म कर देंगे और परसों की क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे रूल्स। यानी कि 2 क्लास आपकी एडवर्ब की और है और तीसरी क्लास हो सकता है कि एक और हो जाए अगर मेरे को प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस भी करवाता हूँ आपको पता है मैं, जैसे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद में कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा ना, उसके बाद फिर मैं आपको 100 क्वेश्चन अलग से दूंगा पीडीएफ में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आज 7th क्लास है, टोटल 9, मैंने पहले आपको बताया था 9 से 10 क्लास के अंदर आपका जो एडवर्ब है वो पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तब तक आप लोग जो पुराने चैप्टर्स हैं अगर आपने नहीं किए तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। कभी कभी कम भी पढ़ना चाहिए, हिंदी बन जाएगा भाई, प्रैक्टिस करते रहो। जो मैं आपको पैसेज सेंड करवा रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसको पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो, अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, यानी कि कल सेम टाइम पे। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो भाई। जय हिंद।